आज राजनीतिक चिंतन एवं न्याय की अवधारणा के विषय में अध्ययन करेंगे। पाश्चात्य और भारतीय राजनीतिक चिंतन में प्राचीन काल से ही न्याय की अवधारणा एक महत्वपूर्ण विषय रहा है। पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन में न्याय की धारणा का अध्ययन प्लेटो से माना जा सकता है। प्लेटो, अरस्तु, सिसरो, संत ऑगस्टाइन, थॉमस एक्विनास, बेंथम, जे.एस. मिल, जॉन रॉल्स आदि ने न्याय के बारे में अपने चिंतन में बताया है। भारतीय राजनीतिक चिंतन में मनु, कौटिल्य, बृहस्पति, शुक्र आदि ने न्याय को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया है। न्याय की व्याख्या अलग अलग विचारकों ने अपने अपने ढंग से की है। न्याय न केवल राजनीतिक वरन नैतिक चिंतन का भी एक बहुत महत्वपूर्ण आधार रहा है। पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन में प्लेटो ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक रिपब्लिक में न्याय का विस्तार से विवेचन किया है। प्लेटो का कहना है कि न्याय मानव आत्मा की उचित अवस्था और मानवीय स्वभाव की प्राकृतिक मांग है। इस प्रकार E.M. फास्टर के शब्दों में जिसे हम नैतिकता कहते हैं वही प्लेटो के लिए न्याय है। प्लेटो द्वारा प्रतिपादित न्याय शब्द के अर्थ में तथा आधुनिक न्याय शब्द के अर्थ में अंतर है। प्लेटो के न्याय शब्द के अंतर्गत सामान्यतः मानव के नैतिक जीवन और उसके समस्त कर्तव्यों का समावेश है, जबकि आधुनिक युग के न्याय का संबंध कानून से है। इस प्रकार प्लेटो के न्याय का अभिप्राय यह है कि प्रत्येक व्यक्ति उस कर्तव्य का पालन करे जो उसके प्रकृति प्रदत्त गुणों और सामाजिक स्थिति के अनुकूल है। इस प्रकार प्लेटो ने न्याय शब्द का प्रयोग वैधानिक अर्थ में नहीं वरन नैतिक अर्थ में किया है। प्लेटो के प्रसिद्ध ग्रंथ रिपब्लिक में न्याय संबंधी धारणा को इतना प्रमुख स्थान प्राप्त है कि रिपब्लिक का उपशीर्षक न्याय से संबंधित रखा गया है। प्लेटो के अनुसार न्याय के दो रूप हैं, व्यक्तिगत न्याय और सामाजिक न्याय या राज्य से संबंधित न्याय। प्लेटो के अनुसार व्यक्ति के व्यक्तित्व या मानवीय आत्मा के तीन तत्व हैं, बुद्धि अथवा ज्ञान, दूसरा शौर्य और तीसरा इंद्रिय तृष्णा। और ये तीनों तत्व या गुण जब मानव मस्तिष्क में उचित अनुपात में विद्यमान रहते हैं तभी व्यक्ति न्याय का पालन कर सकता है। व्यक्तिगत न्याय अर्थात व्यक्ति को स्वयं यह देखना चाहिए कि उसके व्यक्तित्व में कौन सा तत्व प्रधान है और इसलिए उसे समाज के किस वर्ग में जाना चाहिए। सामाजिक न्याय समाज के तीन वर्गों में उन्हीं को स्थान देना चाहिए जिनमें उसमें विशेष तत्व की प्रधानता है। प्लेटो का मानना है कि जिस प्रकार मानवीय आत्मा में तीन तत्व होते हैं उसी प्रकार राज्य के तीन वर्ग हैं, शासक वर्ग, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग। राज्य के इन तीन वर्गों दार्शनिक शासक वर्ग, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग द्वारा अपने अपने कार्यक्षेत्र में विशिष्टता प्राप्त कर लेना तथा अपने कर्तव्यों का पालन का निर्वाह करना न्याय है। इस प्रकार प्लेटो का न्याय सिद्धांत में तीन गुणों का समावेश है। यह नैतिक सिद्धांत है, कार्य विशिष्टता का सिद्धांत है, न्याय जीवन का एक आंतरिक तत्व और संतुलनकारी धारणा है, यह हस्तक्षेप का सिद्धांत है। प्लेटो के इस न्याय सिद्धांत के संबंध में बारकर का विचार है कि नागरिक की स्वधर्म की चेतना तथा सार्वजनिक जीवन में उसकी अभिव्यंजना ही राज्य का न्याय है। अरस्तु भी राज्य के लिए न्याय को बहुत महत्वपूर्ण या आवश्यक मानता है। उनका कहना है
कि बिना न्याय के कोई भी व्यवस्था अधिक दिनों तक कायम नहीं रह सकती। ये अरस्तु का मानना है। इस अवधारणा के आधार पर अरस्तु ने अपने न्याय सिद्धांत की विवेचना की है। अरस्तु ने न्याय की धारणा पर मुख्यतः इस दृष्टि से विचार किया कि व्यक्ति के आपसी लेन देन में राज्य के पदों के वितरण में किन किन नियमों का पालन होना चाहिए। अरस्तु के अनुसार न्याय से तात्पर्य है कि यह राजनीतिक समुदाय का एक आवश्यक गुण है। न्याय कानून तथा नैतिकता के गुणों का मिश्रण है। यह राजनीतिक समुदाय के लिए मार्गदर्शन का कार्य करता है। अरस्तु ने अपने ग्रंथ एथिक्स में न्याय की दो मुख्य विभाजन किया है। न्याय के दो रूप बताए हैं, दो भागों में विभाजित किया है, सामान्य न्याय और विशिष्ट न्याय। अरस्तु ने विशिष्ट न्याय को दो वर्गों में बांटा है, वितरणात्मक न्याय और सुधारात्मक या संशोधात्मक न्याय। वितरणात्मक न्याय का तात्पर्य है कि राज्य अपने नागरिकों में राजनीतिक पदों, सम्मानों तथा अन्य लाभ का बंटवारा या वितरण न्यायपूर्ण तरीके से करे, क्योंकि इसके विषम वितरण से राज्य में असंतोष पैदा हो जाता है। सुधारात्मक न्याय वह है जिसके आधार पर राज्य अपने नागरिकों के पारस्परिक संबंधों का निर्धारण करता है और राज्य के नागरिकों के पारस्परिक व्यवहार में जो बुराइयां उत्पन्न हो जाती हैं उन्हें दूर करता है। ये अरस्तु के विचार थे। अब संत ऑगस्टाइन ने अपने ईश्वरीय राज्य के सिद्धांत को प्रतिपादित करने में न्याय को इसका मूल आधार एवं महत्वपूर्ण तत्व माना है। उनके अनुसार न्याय एक व्यवस्थित और अनुशासित जीवन व्यतीत करने तथा उन कर्तव्यों का पालन करने में है जिनकी व्यवस्था मांग करती है। इसी प्रकार थॉमस एक्विनास ने कानून और न्याय को परस्पर संबंधित मानते हुए न्याय की विवेचना की है। वे समानता को न्याय का मौलिक तत्व मानते हैं। इसी प्रकार डेविड ह्यूम का मत है कि न्याय का अर्थ नियमों का पालन मात्र है, क्योंकि अनुभव से यह सिद्ध हो चुका है कि ये नियम सर्वहित का आधार है। जेरेमी बेंथम का मानना है कि न्याय का आधारभूत सिद्धांत अधिकतम लोगों का अधिकतम हित होना चाहिए। न्याय व्यवस्था लोगों के लिए कम से कम खर्चीली होनी चाहिए। ये जेरेमी बेंथम का विचार है। न्याय में समय बहुत महत्वपूर्ण भाग अदा करता है। देर से प्राप्त होने वाला न्याय अन्याय है, अतः शीघ्र न्याय प्रदान करने वाली व्यवस्था का निर्माण किया जाना चाहिए। ये जेरेमी बेंथम के विचार थे। उसने न्याय के क्षेत्र में कुछ सुधार भी सुझाए। उनके विचार थे कि विवादों का निर्णय अनेक न्यायाधीशों के स्थान पर एक न्यायाधीश के द्वारा ही किया जाना चाहिए। एक न्यायाधीश द्वारा निर्णय देने पर ही न्यायाधीश में उत्तरदायित्व की भावना का संचार हो सकता है और न्याय के सम्मान की रक्षा की जा सकती है। अब देखते हैं जे.एस. मिल ने कि न्याय के बारे में क्या बताया। तो जे.एस. मिल ने न्याय को सामाजिक उपयोगिता का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष माना है। व्यक्ति अपने लिए सुरक्षा की कामना करते हैं, इसलिए वे ऐसे नैतिक नियम स्वीकार कर लेते हैं जिनमें दूसरे व्यक्ति भी वैसी ही सुरक्षा अनुभव कर सकें। इस प्रकार उपयोगितावादी न्याय का यही मूल मंत्र है। मिल का विचार है कि न्याय किसी निरपेक्ष सत्य पर ही आधारित नहीं बल्कि उपयोगिता पर आधारित है। अब जॉन रॉल्स ने अपनी पुस्तक ए थ्योरी ऑफ जस्टिस में न्याय के बारे में क्या बताया है, इसके बारे में हम देखते हैं कि जॉन रॉल्स ने न्याय की बहुत ही अच्छी व्याख्या की है। उन्होंने अपनी पुस्तक ए थ्योरी ऑफ जस्टिस में यह तर्क दिया है कि उत्तम समाज में अनेक सद्गुण अपेक्षित होते हैं, उनमें न्याय का स्थान सर्वप्रथम है।
उत्तम समाज की न्याय एक आवश्यक शर्त है। रॉल्स ने उन सिद्धांतों की कटु आलोचना की है जो व्यक्ति की नैतिक मूल्यवत्ता की उपेक्षा करते हुए किसी पूर्व निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति करना चाहते हैं। रॉल्स के अनुसार सुखी लोगों के सुख को कितना ही क्यों न बढ़ा दिया जाए, उससे दुखी लोगों के दुख का हिसाब बराबर नहीं किया जा सकता। न्याय की सर्वसम्मत प्रक्रिया निर्धारित करने के लिए रॉल्स ने एक विशेष तर्क प्रणाली का सहारा लिया है। इस तर्क प्रणाली के अनुसार न्याय के 3 नियम स्वीकार किए हैं जॉन रॉल्स ने कि समान स्वतंत्रता का नियम, अवसर की उचित समानता का नियम और भेदमूलक नियम। इस प्रकार रॉल्स यह स्पष्ट करना चाहता है कि मूल स्थिति में विवेकीय व्यक्ति का लक्ष्य न्याय के सिद्धांतों को चुनना है, क्योंकि न्याय के सिद्धांतों को चुनना व्यक्ति के हित में है। जॉन रॉल्स न्याय के 3 प्रकार के अंतर बताता है: पूर्ण प्रक्रियात्मक न्याय, अपूर्ण प्रक्रियात्मक न्याय और शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय। जॉन रॉल्स के न्याय के सिद्धांत में मूल संरचना महत्वपूर्ण है। पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन में न्याय की अवधारणा को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, जिसके बारे में हमने अध्ययन किया। इसी प्रकार भारत के प्राचीन राजनीतिक चिंतन में भी न्याय को अधिक महत्व प्रदान किया गया है। मनु, कौटिल्य, बृहस्पति, शुक्र आदि ने राज्य की व्यवस्था में न्याय को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया है। न्यायिक व्यवस्था पर प्रकाश डालते हुए मनु ने राज्य की अंतिम न्यायिक शक्ति राजा में निहित मानी है। मनु ने न्यायिक कार्य में राजा को धर्म से शासित होने का परामर्श दिया है कि राजा को धर्म के अनुसार कार्य करना चाहिए। उसने राजा को न्यायिक शक्ति के असीम, अमर्यादित अथवा मनमाने उपयोग को उचित नहीं माना है। उनका विचार है मनु का कि राजा को धर्म के आधार पर न्यायिक कार्य करने चाहिए और उन्होंने राजा को असीमित शक्तियां प्रदान नहीं की है। न्याय की निष्पक्षता और सत्यता पर अधिक बल दिया है। मनु ने न्यायपालिका के संगठन, न्यायाधीशों की योग्यताएं, अपराधों व दंडों का वर्गीकरण तथा न्यायिक प्रक्रिया पर प्रकाश डाला है। कौटिल्य ने अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र में राज्य को सर्वोच्च न्यायिक के रूप में चित्रित किया है कि उन्होंने राजा को कौटिल्य ने जो अपनी उसकी प्रसिद्ध पुस्तक थी अर्थशास्त्र, उसमें राजा को सर्वोच्च न्यायिक के रूप में चित्रित किया है, बताया है। कौटिल्य ने न्याय के 4 आधारों का उल्लेख किया है। ये 4 आधार हैं: धर्म, व्यवहार, चरित्र और राजज्ञा। धर्म सत्य में, व्यवहार साथियों में, चरित्र व्यक्तियों के जीवन के आचरण में तथा राजज्ञा शासन में होती है। कौटिल्य ने 2 प्रकार के न्यायालयों का उल्लेख किया है: धर्म स्थनीय न्यायालय और कंटक शोधन न्यायालय। कौटिल्य ने न्यायालयों के संगठन तथा न्यायाधीशों की नियुक्ति और उनकी योग्यताओं के बारे में उल्लेख किया है। उन्होंने न्यायपालिका की स्वतंत्रता की बात की है। कौटिल्य ने न्यायिक वादों की प्रक्रिया, मुकदमों के पक्षकारों, अपराधों का वर्गीकरण और दंड के सिद्धांतों का वर्णन किया है। इस प्रकार देखें तो भारतीय राजनीतिक विचारकों की यह विशेषता रही है कि प्राचीन युग में भी न्याय की उस कानूनी या वैधानिक धारणा को मान लिया था जिसे पश्चिम के जो राजनीतिक विचारक हैं आधुनिक समय में ही मान सकें। इस प्रकार से आज हमने न्याय की अवधारणा के बारे में जो विभिन्न विचारकों ने विचार दिए उसके बारे में अध्ययन किया।